जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ऑपरेटेड टेरर मॉड्यूल भी बस्ट हो चुका है। और आज ही के दिन इंडियन आर्मी के चीफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है और वो कभी भी शुरू हो सकता है। जी हां, आज ही के दिन वो ये कहते हैं। लेकिन यूएस के सेक्रेटरी फॉर वॉर ने आज ये कह दिया कि भारत अमेरिका की नेवी की मदद करेगा चाइना के साथ लड़ने के लिए इंडो पैसिफिक के अंदर। जी हां, मंच पे ये बात उन्होंने कह दिया। और आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बारे में भी कुछ चीजें उसने कही है, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सरकार ने आज कंफर्म कर दिया है कि ब्रह्मोस का डील साइन हो चुका है वियतनाम के साथ। भारत और वियतनाम के बीच में अब ये डिफेंस डील साइन हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश को दंड दिया जाएगा, ऐसा आज एक हिंट मिला है। तीस्ता का जो पानी बांग्लादेश को अब इतने आसानी से नहीं मिलेगा। आज सरकार ने इस बात का एक छोटा सा एक हिंट दे दिया, वो कैसे दिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच चुकी है, पानी का सीवियर क्राइसिस, 40% पानी कट हो चुका है कराची और बहुत सारे इलाकों में। अब माना जा रहा है तरबेला डैम में सिर्फ पहले जितना पानी आता था 40% ही आ रहा है। वहां पे क्या चल रहा है इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ईरान की मीडिया ने आज कहा कि पाकिस्तान को INSTC के अंदर खींचा जा रहा है इस समय। जी हां, ईरान यहां पे क्या डबल गेम खेल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के वॉर के अंदर जो ईरान के ऊपर हमला करना है उसको लेके एक मीटिंग तो बुलाया है, लेकिन उसके बाद में कुछ किया नहीं। उसने पैर ठंडे पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप के कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कतर ने आज अचानक एक डबल गेम खेलने का एक कोशिश किया। आज कतर अचानक बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेम्पररी टोल अलाउ किया जा सकता है ईरान के द्वारा। जी हां, यहाँ पे क्या गेम चल रहा है इस पे भी आज बात करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस डीप स्टेट का एक अंग ने आज इजराइल और रशिया दोनों को निशाना बना दिया। जी हां, इजराइल और रशिया को आज एक ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है सेक्सुअल वायलेंस के लिए। जी हां, वॉर क्राइम्स के लिए, दोनों इजराइल और रशिया को आज ही के दिन। तो यहां पे क्या मैसेज भेजा जा रहा है इन देशों को। और तुर्की अचानक जापान के साथ ड्रोन्स बनाने की यहां पे बातें कर रहा है। जी हां, जापान और तुर्की के बीच में ये चीजें चल रही हैं उस टाइम पे जब जापान की पूरी एक डेलीगेशन भारत आके गई है। ये क्या चल रहा है इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जेलेंस्की ने यूक्रेनियों को अलर्ट पे डाल दिया है। इंटेलिजेंस ये कहता है कि रशिया कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन एक एक करके रशिया के ऑयल रिफाइनरीज को साफ कर रहा है। बहुत भयंकर एस्केलेशन यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स है जो मैं लेके आया हूं। दोस्तों, बहुत समय लग जाता है सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको मैं अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान बैक्ड बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल आज बस्ट हो चुका है। दिल्ली और मुंबई के अंदर 1993 के लेवल के ब्लास्ट्स और टेरर अटैक्स कराने का इनका प्लान था। और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके अंदर कुछ फॉरेनर्स भी हैं। जी हां, अब ये पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं। इस बात का खुलासा आगे होगा आने वाले दिनों में, जिसमें जो हम इस चैनल में ट्रैक करेंगे। लेकिन ये लोग अरेस्ट हुए हैं, इनके पास एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बरामद हुए हैं जो पाकिस्तान के साइड से आए हैं, मतलब पंजाब से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मल्टीपल लोकेशन से आए थे। इनकी तारें दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ी हुई हैं। ISI का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहां पे पकड़े गए हैं और ये लोग को जिंदा पकड़ा गया है। तो इनकी अब अच्छे से खातिरदारी होगी और बहुत सारी चीजें उगलवाई जाएंगी इनके द्वारा। और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है कि भारत के अंदर ही लोगों को रिक्रूट करना, वो अब यहां पे सामने दिख रहा है। लेकिन ये जो लोग पकड़े गए इनमें से कुछ फॉरेन नेशनल हैं, तो अब वो वाली थियरी को भी यहां पे इवैल्यूएट किया जाएगा। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सारे यहां पे इनके रडार में थे। इन्होंने ऑलरेडी पूरा सर्वेलेंस करके रखा था और बहुत दिनों से हमारे एजेंसीज इनको ट्रैक कर रहे थे। ऑलरेडी दाऊद इब्राहिम का आदमी सलीम डोला अरेस्ट हुआ था। अब उसके बाद में दाऊद का गैंग के ये लोग भी मिलते हैं। तो क्या इसके कनेक्शंस हैं, इन चीजों को हम ट्रैक करेंगे इस चैनल के अंदर आगे। और आज ही के दिन इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0
की तैयारी चल रही है जोरों शोरों में। जी हां, ये स्टेटमेंट उन्होंने एएनआई के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा और उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सिर्फ एक टेम्पररी सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। ये बात उपेंद्र द्विवेदी जी ने आज वापस कही। देखिए, आर्मी चीफ ऐसे ही बयान नहीं देते। आज दिल्ली का वो मॉड्यूल बस्ट होता है, आज ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कहीं ना कहीं हमको ये इनको जोड़ के ही देखना चाहिए क्योंकि रैंडमली ये कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं और वो साथ में काम कर रहे हैं इस समय। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात आज ये भी कही कि बैटलफील्ड अब आजकल इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि जो भी मोमेंट, दुश्मन का कोई भी मोमेंट हो, वो दुश्मन मॉनिटर कर लेता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और भी काफी सारे टेक्नोलॉजीज हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि डिप्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और प्रोटेक्शन जो भारत के जो ट्रूप्स हैं और सिविलियंस जो बॉर्डर एरिया में है, वो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। जी हाँ, ये तक उन्होंने कहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है तभी ही काम करता है जब आपके खुद के देशवासी जो कम्युनिकेट करते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। कहीं ना कहीं 0.5 फ्रंट के ऊपर यहां निशाना था। तो आज दो चीजें हुई। एक तो वो टेरर मॉड्यूल बहुत बड़ा बस्ट होता है जिसमें फॉरेनर्स पकड़े गए हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उसका खुलासा होगा। आज ही के दिन ये एक स्टेटमेंट आ जाता है और हाई अलर्ट में भी रखा गया है दिल्ली को। और देखिए, आज सिंगापुर के अंदर सांग्रीला डायलॉग चल रहा है, उसमें पीट हेग्सेथ, यूएस के जो वॉर सेक्रेटरी, उन्होंने भारत को आज बहुत मस्का लगाया मंच पे। उन्होंने कहा भारत जो है बहुत ही शक्तिशाली है, देश है। भारत उसका जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है इस समय और भारत इंडो पैसिफिक के अंदर एक बहुत बड़ा साउथ, इनफैक्ट उन्होंने कहा साउथ एशिया, उन्होंने इंडो पैसिफिक भी नहीं कहा, वैसे उन्होंने कहा साउथ एशिया के अंदर भारत एक क्रिटिकल एंकर है टू होल्ड द लाइन और एक पावरफुल इंडिया जो अपने हित में काम करता है वो बहुत जरूरी है इस रीजन के बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। और अमेरिका जो है वो भारत के साथ काम कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी इस समय बढ़ा रहा है एक हाई एंड मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। जी हां, पीट हेग्सेथ ने कहा कि भारत एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। अगर मैं आपको छोटे में अगर बता दूं, जी हां, उन्होंने कहा भारत एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है और अमेरिका जो है वो भारत के साथ वेपन्स प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन का इस समय काम कर रहा है और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन जो है वो भारत के साथ अमेरिका प्रोड्यूस करेगा भारत के अंदर। जी हां, ये बात का खुलासा पीट हेग्सेथ ने आज कहा। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स भारत के साथ अमेरिका प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक अर्जेंसी भी देखने को मिला। उसने ये भी कहा कि ये जो भारत ये सारी चीजें कर रहा है, अपना मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये एक इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। अब ये बात उसने क्यों कही? मतलब ऐसा कौन सा जंग अभी शुरू हो रहा है कल ही जो जिसके बारे में पीट हेग्सेथ ये बात कर रहा है? इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे उसके भाषण के अंदर। फिर उसने कहा कि हम तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे एलाइज और पार्टनर्स को 3.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना चाहिए। अब वो उसने नेटो की बात नहीं कर रहा है, एलाइज और पार्टनर्स की बात कर रहा है। फिर उसने कहा हम तो उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो अपनी खुद की मदद कर रहे हैं और हम उनको फ्रंट लाइन में भेजेंगे। जी हां, ये ऐसी बातें पीट हेग्सेथ कर रहा है मंच के ऊपर बैठ के। फिर उसने चाइना को धमकी दी, यहां पे कोई भी दुनिया में देश, चाइना भी अपनी हेगेमनी नहीं लगा सकता, हमारी और हमारे एलाइज और हमारे पार्टनर्स को कोई छू नहीं सकता। तो बेसिकली इसने दादागिरी दिखाया सांग्रीला इसके अंदर कि भारत बहुत अच्छा है, शक्तिशाली है, हमारे एलाइज को फ्रंट लाइन में जाना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि अमेरिका की जो नेवी है, यूएस की नेवी है, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भारत देगा आगे जाके और इंडो पैसिफिक के अंदर एक मेजर प्लेयर होगा भारत और भारत को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जी हां, इंडियन ओशन की रखवाली करने के लिए। ये भी बात आज पीट हेग्सेथ ने कही और पाकिस्तानियों को बहुत खुजली आ चुकी है। आज पीट हेग्सेथ जब मंच पर बैठा था तो वह एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तंजीला खलील नाम की जो है उसको खुजली हो गया। उसने
उसने कहा कि जी भारत ने अभी अभी अग्नि 6 का टेस्टिंग किया, पता नहीं हमने तो बोला ही नहीं अग्नि 6 है, उसको कैसे पता चल गया, जाहिल पाकिस्तानियों को सब पता चल जाता है। तो उसने कहा भारत ने अग्नि 6 को टेस्ट कर दिया जिसका 12,000 किलोमीटर रेंज है, तो ये तो पूरा यूएस और यूरोप तक भारत का रीच है, तो क्या ये थ्रेट नहीं है? और फिर उसने ये कहा कि तुलसी गब्बार्ड जो थी अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने का एक कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। तो आप इसको कैसे, उसने पीट हेग्सेथ को पूछा कि आप इसको कैसे देखते हो क्योंकि भारत भी तो बना रहा है, तो ऐसा उसने एक प्रश्न उठाया और फिर पीट हेग्सेथ ने एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उसने बोला कि जी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को सस्पिशियसली देखते हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी दोनों में से किसी भी एक के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा और बोलेगा कि आप लोग हमारे लिए थ्रेट हो। जी हाँ, तो पीट हेग्सेथ ने आज ये कहा, उनका उत्तर ये था जब पाकिस्तानी ने पूछा कि हमको आप बोल रहे हो लॉन्ग रेंज वेपन्स हम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, भारत भी तो बना रहा है, तो उनको आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमारे बारे में तो आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट लॉन्च कर दिया। तो पीट हेग्सेथ ने बोला नहीं जी, हम तो किसी पे भी उंगली नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ और बोल रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कुछ और बोल रहा है और उसका जो बॉस डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोल रहा है। तो धंधा बिजनेस जो है, मनी टॉक। और आज सांग्रीला इवेंट जो चल रहा है सिंगापुर के अंदर, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार जी ने कह दिया कि वियतनाम के साथ डील साइन हो चुका है ब्रह्मोस का। दोस्तों बहुत बड़ा गुड न्यूज है, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए क्योंकि आप अपडेटेड रहेंगे इन चीजों को बारीकी से, रोज हम डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये गुड न्यूज आज दिया है, ब्रह्मोस का डील साइन हो चुका है वियतनाम को, और उन्होंने ये भी कहा कि अगला नंबर इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया के साथ भी फाइनल स्टेज में है। देखिए इसके बारे में हमने इस चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कुछ हफ्ते पहले कि इंडोनेशिया के साथ क्या भारत को डील करना चाहिए ब्रह्मोस का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा है इस समय, चाइना इनफैक्ट एक तुर्की के साथ भी उसके एंगेजमेंट है, पाकिस्तान तुर्की के साथ। क्या भारत को ये डील करना चाहिए? और एक्चुअली हमारे डिफेंस सेक्रेटरी को ये प्रश्न पूछा था आज सांग्रीला के अंदर एक जर्नलिस्ट ने। जब उनसे ये बात पूछी गई कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किसको बेचोगे आप ब्रह्मोस, सबको बेच दोगे, जो मांगेगा उसको बेच दोगे? तो उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, बट कहने का पॉइंट ये था। तो फिर उन्होंने राजेश कुमार सिंह जी ने ये कहा कि भारत हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हैं, और जो फ्रेंडली नेशंस हैं हम सिर्फ उन्हीं को ब्रह्मोस भेजेंगे, ये उनका रिप्लाई था। तो इसका मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो दुश्मन हमको लगता है ये हॉस्टाइल है, हम उनके पास नहीं भेजेंगे। ये बात उन्होंने मंच पे बैठ के कहा। लेकिन इंडोनेशिया को हम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ये सोचती है, ये मानती है कि इंडोनेशिया एक फ्रेंडली देश है। लेकिन देखिए अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊं, ये डील्स ऐसे ये पब्लिक के लिए बोलने के लिए होते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो अजीत डोवल जी भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है, वो सारे इन डील्स को मॉनिटर करते हैं। ऐसा कोई भी मतलब इंडिया एक डिपार्टमेंट ऐसे ही नहीं सेल कर सकता किसी को। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ब्रह्मोस जाएगा इंडोनेशिया में, तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस, सिक्योरिटी, रडार सिग्नेचर्स, उसके या जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस करने हैं वो सारी चीजों को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन भारत के अंदर अभी भी ये बात भी हमें मानना पड़ेगा, इंडोनेशिया को लेके बहुत बड़ा शक है इन देशों को लेके, खास करके जो प्रो पैलेस्टाइन देश होता है, इस्लामिक देश होता है, इनको लेके एक शक है भारत के अंदर। तो अब सरकार डील कर रही है इंडोनेशिया का, तो सोच समझ के ही कर रही होगी, उम्मीद है। आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए बांग्लादेश को यहाँ दंड दिया जाएगा, इस बात का एक हिंट दे दिया। देखिए अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, हिंट दिया। वो हिंट क्या है मैंने पकड़ा, बीजेपी के जो लीडर है निशिकांत दुबे, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा कि गंगा और तीस्ता का जो वाटर शेयरिंग पैक्ट्स हैं वो एक डार्क चैप्टर है, क्योंकि कांग्रेस ने उस टाइम पे ये किया था। देखिए पॉलिटिशियंस ऐसी बयानबाजी देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसको पॉलिटिकल लेंस से भी हम देख सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इतना बड़ा, अभी इतने सीनियर लीडर अगर ये बात कह रहे हैं उस टाइम पे जब नेगोशिएशंस चल रहा है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी के लिए, उसके बीचों बीच नेगोशिएशन के बीचों बीच ये बयान का देना ये दिखाता है कि अभी इस समय सरकार ऐसा कोई डील साइन नहीं करेगी जो कोई ये बोल सके कि यार आप ही का
लीडर ने अभी अभी बोला था कि पुराना डील गलत था। उन्होंने ये कहा कि यूपी, बिहार और भारत के बाकी देशों के जो किसान है उनको ये पानी जाना चाहिए, गंगा का पानी, और 50-50 क्या सोच के डिवाइड किया बांग्लादेश के साथ। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही है। तो एक हार्ड स्टैंड लेने वाले हैं, ऐसा एक हिंट मिला है। देखिए, हार्ड स्टैंड तो हमने पाकिस्तान के साथ भी दिया, वहां हड़कंप मच चुकी है। कराची के अंदर मेजर वाटर क्राइसिस है, वहां पे 30 से 40% जो है कैपेसिटी साफ हो गया है कराची का। जी हाँ, अब माना जा रहा है 60 to 70% पॉपुलेशन जो है उनको पानी का सीवियर शॉर्टेज चल रहा है वहां पे कराची के अंदर। और भारत ने ऑब्वियसली इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पे रखा है, तब से ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं। और तरबेला डैम के अंदर इस समय माना जा रहा है सिर्फ 40% पानी है। जी हाँ, और पहले कराची को जितना पानी आता था उसका अभी सिर्फ 60% पानी आ रहा है। ये ARY न्यूज ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे कराची के जो बहुत सारे मेन लोकेशंस हैं वहां पे ये प्रॉब्लम है। और अभी इंटरनली जमात इस्लामी के लीडर ने वहां पे PPP को क्वेश्चन किया कि अभी आप क्या कर रहे हो, 10 साल से आप रूल कर रहे हो। तो एक इंटरनल ये भी चल रहा है। तो वो लोग अभी भारत को ब्लेम करने लगे कि जी इसमें तो भारत का हाथ है। तो उनकी भी बहुत यहाँ मिसमैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IWT की वजह से हुआ है, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि इस टाइम पे जो सूखा पड़ा हुआ है, एल निनो चल रहा है, वहां पे अब आग लगी है। देखिए, अब ना आपको एक चीजों को रीड करना पड़ेगा। आज आर्मी चीफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर की हम तैयारी कर रहे हैं, अभी जारी है। पाकिस्तान में देखिए अब आग लगना शुरू हो चुका है तरबेला डैम में। इनफैक्ट अभी आज भी उनके ARY न्यूज में मैं देख रहा था, एक पूरा स्टोरी चल रहा था कि कैसे किसानों को पानी बहुत कम मिल रहा है। और पाकिस्तान ने पूरा अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फुल थ्रॉटल पे रख दिया है, यूनाइटेड नेशंस में, लॉबिंग फर्म्स में। अब देखिए, देश कब ये चीजें करते हैं जब उनको एक जस्टिफिकेशन भी करना होता है। आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जी हमने तो पहले ही बोला था कि ये प्रॉब्लम हमारा है। तो उसी टाइम पे टेरर मॉड्यूल का बर्स्ट होना, ये सारी चीजें दिखा रहा है कि अभी पाकिस्तान सिर्फ एक गलती दूर है। उसके बाद में अगले बार जो कुछ भी होगा वो बहुत बड़ा होगा। और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, जितना हम जानते हैं पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पे ईरान एक डबल गेम खेल रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट मुझे लगा कि वाना न्यूज एजेंसी, ईरान का एक बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा कि UAE की हार हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक लैंड कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने फिर ये पूरा जो हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया था ना, कि ग्वादर, कराची से लेके पूरा हाईवेज बन रहे हैं, तफ्तान और गब्द तक के रूट्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। और वहां से पूरे कार्गोस चल रहे हैं। और पाकिस्तान छाबर से लेके तशकिंत उज्बेकिस्तान तक ये रोड जाता है। तो ये इनफैक्ट रशिया इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल का भी कोट किया है ईरान की मीडिया ने। और फिर उन्होंने अचानक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम लिया ईरान के मीडिया आउटलेट ने। फिर उसने ये कहा कि जी देखो जी, अभी हमारा पूरा लैंड रूट शुरू हो रहा है, अब पाकिस्तान से होके माल पूरा बाय रोड ही जाएगा सेंट्रल एशिया तक। और INSTC का नाम लिया है। तो एक ही आर्टिकल में INSTC का नाम लिया और CPEC का नाम लिया और रशिया को भी ड्रैग किया है। तो ईरान के तरफ से यहाँ पे एक एफर्ट चल रहा है। आसिम मुनीर जो है वो क्या गेम खेल रहा है, आई थिंक हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है। जब वो जाके IRGC और ईरान के सुप्रीम लीडर के बंदों से 10-10 घंटे जब मीटिंग कर रहा था, तो वहां पे आसिम मुनीर ने यहाँ पे एक डील नेगोशिएट किया है, ऐसा माना जा रहा है, जहां पे ईरान लॉबी करेगा कि पाकिस्तान को INSTC में इंक्लूड किया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान का ग्वादर, कराची से छाबर और छाबर से सेंट्रल एशिया, इस बात की नेगोशिएशन आसिम मुनीर ने की है। इस बात का एविडेंस देखिए, उन मीटिंग्स की बात तो कोई मीडिया वाला आपको बोल नहीं सकता, लेकिन जो दिख रहा है हम तो उसी की बेसिस पे जज करेंगे ना। तो जब इस मुनीर की मीटिंग्स हुई, अब ईरान की मीडिया बोल रही है कि जी INSTC में पाकिस्तान होगा। तो ये चीज यहाँ पे अब देखने वाली बात है। और अब अजीत डोवल जी, आप इसको कनेक्ट करके देखिए, 2 दिन पहले रशिया में थे, वहां पे उन्होंने रशिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मीटिंग की है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा ईरान ना कर पाए, क्योंकि ईरान का पूरा दाना पानी रशिया से आता है। मैं आपको याद दिला दूं, कैस्पियन सी से पूरा माल आता है ईरान का, खाने पीने का सामान से लेके हथियार और वो सब भी आता है, सब कुछ आता है मतलब। तो बेसिकली तो ईरान अब ये पाकिस्तान के साथ जो डबल गेम खेल रहा है उसको रोकने के लिए हम भी एफर्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान की ठुकाई का सामग्री का अरेंजमेंट भी हमने किया है। अफगानिस्तान का मिलिट्री पैक्ट रशिया से हो चुका है, तो वहां से पाकिस्तान ठुकेगा। और यहाँ पे जो गंदा गेम आसिम मुनीर खेल रहा है, इसको भी नलिफाई करने के लिए वहां पे सेटिंग हमने कर लिया है रशिया के अंदर। और वैसे भी INSTC अभी कहीं जा नहीं
नहीं रहा है, वो वैसे भी चावर पोर्ट अभी अटका पड़ा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू जब तक सॉल्व नहीं होता ये INSTC कहीं नहीं जा रहा है और अमेरिका इसको जाने भी नहीं देगा। मेरा ये प्रेडिक्शन है, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो पूरा ये ध्वस्त करके ही रहेगा अनलेस ईरान वॉर ऐसा रिजॉल्व हो जाए कि भाई पूरा सबके बल्ले बल्ले हो जाए, और वो होने नहीं वाला क्योंकि ट्रंप ने जो मीटिंग किया उसमें कोई अनाउंसमेंट उसने किया ही नहीं। जी हाँ, और उसने पूरा एक हडल किया, सारे मिलिट्री लीडर्स थे, पूरा उसने जमावड़ा रखा, पूरा उसने बोला कि सारे डिस्कशंस हुए लेकिन सब कुछ सुनने के बाद उसने मना कर दिया कुछ डिसीजन लेने से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पे अटक के बैठा हुआ है और एक अजीब सा सन्नाटा है। CNN का रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक मीटिंग चली, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल स्टेटमेंट में CNN का पढ़ रहा हूं मैं, और पूरा एक सन्नाटा है कि क्या कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ उस मीटिंग के अंदर। और इन सब के बीच में रिपोर्ट्स आ जाती है कि UAE ने पिछले कुछ हफ्तों में भयंकर अटैक्स किए ईरान के ऊपर। जी हाँ, US और इजरायली इंटेलिजेंस का यूज करते हुए केशम आइलैंड के अंदर, आबू मूसा आइलैंड के अंदर, लावन आइलैंड के रिफाइनरी के ऊपर और असुलिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारे जगहों पे UAE ने हमले कर दिए हैं। इनफैक्ट अप्रैल 8 तारीख मतलब कुछ हफ्ते पहले तक किए हैं, ऐसा आज एक रिपोर्ट सामने आया। और ईरान ने एक MQ-9 को ड्रोन को शूट डाउन कर लिया। जी हाँ, बाय द वे भारत हम भी खरीद रहे हैं MQ-9 ड्रोन्स, ये बहुत वल्नरेबल होता है दोस्तों। MQ-9 को तो हूतियों ने भी गिराया है मैन पैड यूज करके, तो भारत को क्या खरीदना चाहिए आई डोंट नो। किसी दिन मैं मिलिट्री एक्सपर्ट को बुलाऊंगा इस चैनल में, तब हम पूछेंगे डिफेंस एक्सपर्ट से, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है इट इज वेरी इजीली इंटरसेप्टेबल। और दूसरा, अमेरिका ने भी हमले किए हैं ईरान के बंदर अब्बास पे, काफी सारे जगहों पे, तो ये सीज फायर बस नाम के लिए यहाँ पे, और ये डील अटकी हुई है। और ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये बोला कि जो रियाजी जो है उसने कहा एज प्रेडिक्टेड US प्रेसिडेंट इज बिटरिंग डिप्लोमेसी, तो उसने कहा अमेरिका ने पीठ पे छुरा भौंका तीसरी बार। जी हाँ, ईरान ने आरोप लगाया अमेरिका पे कि इससे पहले भी नेगोशिएशंस हो रहे थे तभी भी हमला किया अमेरिका ने, और इस बार भी किया, और ऊपर से अमेरिका ब्लॉकेड भी नहीं हटा रहा है। तो ये पूरा और उसने ये कहा अमेरिका इज कमिंग टुवर्ड्स अस इन डार्कनेस। तो ईरान का ये मानना है कि अमेरिका हमला करेगा और अमेरिका ये सब सिर्फ नाटक कर रहा है नेगोशिएशंस के लिए, लेकिन अमेरिका ईरान के ऊपर यही आरोप लगा रहा है कि आप लोग भी सीरियस नहीं हो। और कुवैत के एयरबेस में ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें बहुत सारे अमेरिकन घायल हो गए हैं, ऐसा भी आज एक अनाउंसमेंट हुआ। जी हाँ, बहुत सारे अमेरिकन यहाँ पे घायल हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिकन ट्रूप्स भी मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अमेरिकन ड्रोन शूट डाउन हुआ, MQ-9 हुआ, और इन सब के बीच में कतर भी यहाँ पे डबल गेम खेल रहा है। कतर के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि एक टेम्पररी टोल कंसिडर किया जा सकता है। जी हाँ, जब ट्रंप ये बोल रहा है, गला फाड़ फाड़ के अमेरिकन रोज बोल रहे हैं कि हम कोई भी प्रकार का टोल यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, हम तो सारे देशों को हमला करेंगे जो सपोर्ट करते हैं टोल को, इतना तक बोल दिया था इनडायरेक्टली। तो कतर के अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जी टेम्पररी टोल अलाउड है, अलाउ कर सकते हैं हम लोग, परमानेंट मत करना लेकिन टेम्पररी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कतर थोड़ा सा ईरान का साइड भी यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है, एक मिडिल ग्राउंड की यहाँ पे कोशिश कर रहा है सांग्रीला डायलॉग के अंदर। तो उसने अब ये बात क्यों कही, ये भी एक देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है ना, UAE यहाँ पे एक टफ स्टांस ले रहा है। कतर इस समय कहीं ना कहीं ईरान का साइड ले रहा है या ईरान के साथ एक सेटिंग करके बैठा हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला था, 2 महीने पहले जब हमले हो रहे थे बाकी देशों में, कतर में सब कुछ खुल चुका था। तो कतर ने उस टाइम पे एक एलिगेशन लगा था, कतर ने पैसे दिए ईरान को, रिश्वत दी हमला ना करने के लिए। अभी कतर ऐसी कोई सस्पिशियस चीजें कर रहा है, अभी वो एक एलिगेशन था लेकिन अभी भी ये सस्पिशियस चीजें कर रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल और रशिया के फोर्सेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए। जी हाँ, अब ये एक आरोप लगाया है यूनाइटेड नेशंस ने कि जो कैंप्स हैं, जो प्रिजन्स हैं इजराइल के अंदर और इवन रशिया के अंदर, ये दोनों जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रिजनर्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, रेप हो रहा है, फोर्स्ड चीजें हो रही हैं। तो ऐसा बहुत ही डार्क एलिगेशन लगा है। और देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कोई एविडेंस यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। इनका जो एविडेंस है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा हूं, वो ये है कि जो लोग सर्वाइवर्स हैं, मतलब जो लोग प्रिजन से बाहर निकले, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। और अब देखिए क्या है कि ये सच कितना सच है नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, इजराइल और रशिया दोनों के ऊपर ये आरोप लगा है। मतलब आप देखिए, दोनों कहीं ना कहीं, एक अमेरिका का एलाई है, एक अमेरिका का सो कॉल्ड दुश्मन है। और अब
अब डीप स्टेट माना जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि वो इवन अमेरिका अपने एलाइज के साथ भी एक लेवरेज रखना चाहता है, राइट। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतान्याहू के ऊपर एक बोला था कि मैं नेतान्याहू का जो इलेक्शन में सपोर्ट करता हूं, राइट, और पहले उसने बोला था कि नहीं मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक है अमेरिका के द्वारा कि इजराइल मेरी बात माने, इसके लिए ये चीज रख रहे हैं। और रशिया का तो आपको पता ही है आंकड़ा टेढ़ा ही है। तो सस्पिशन होता है कि रशिया और इजराइल बराबर जो लोग जीत रहे हैं जंग, उनके ऊपर क्यों ऐसे एलिगेशन नहीं आजकल। लेकिन वैसे क्लियर कट जीत भी नहीं रहा है वैसे, क्योंकि यूक्रेन ने आज भी हमले किए अमेरिकन ऑयल फील्ड्स के अंदर। देखिए मैं आपको इतने महीने से बता रहा हूं, जो एक मैं डेली ऑब्जर्व करने वाला बंदा हूं, राइट, मैं जितना देख रहा हूं एक एक करके रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज को साफ किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। ड्रोन से हमले हो रहे हैं, फुल प्रूफ, रशिया ही नहीं पूरे दुनिया के विश्व में किसी भी देश के पास फुल प्रूफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं है। अमेरिका के पास तक नहीं है, उसके 14 बेसेस को हिट करवा के बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर। तो यहां पे भयंकर एस्केलेशन होने वाला, क्योंकि रशिया के पास फिर कुछ बचेगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि अगर उनके एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी और देखिए भारत का भी यहाँ एंगल है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, मोदी जी ने भी इसकी वार्निंग दी है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। ईरान ने ऑलरेडी बंद करा दिया है तेल का सप्लाई, अब रशिया के ऑयल डेपोज पे यहाँ यूक्रेन हमला कर रहा है। और जेलेंस्की ने एक वार्निंग भी दे दिया है बाय द वे यूक्रेनियों को कि रशिया कुछ बहुत बड़ा करने की प्लान में है। जी हाँ, ये बात यूक्रेन ने बोल दिया। और तुर्की आज अचानक ये कह रहा है उसका फॉरेन मिनिस्टर की जी हम लोग जापान के साथ काम कर रहे हैं ड्रोन कोऑपरेशन के लिए। जी हाँ, जापान के साथ मिलके हम ड्रोन डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, इनफैक्ट और भी डिफेंस इक्विपमेंट हम करेंगे, ऐसा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा। और उसने ये कहा हमारा तो बहुत रिश्ता बहुत ही गहरा है जापान के साथ और हम ये सारी चीजें करेंगे और इससे नेटो का फायदा होगा जापान के साथ अगर कोलैबोरेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जापान का जो मिनिस्टर्स थे वो सारे भारत में थे। अभी बस 2 दिन पहले पूरा वो पानी पूरी वगैरह खा रहा था जापान का मिनिस्टर और सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था। तो जापान के साथ भी हम काम कर रहे हैं डिफेंस को लेके, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है भारत को। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के आज यहाँ पे क्या है, इस समय पाकिस्तान को लेके जो टेरर मॉड्यूल को लेके आज हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। थ्रेट परसेप्शन हाई है हमारा। और अमेरिका, एक चीज नोट करने वाली बात है, अमेरिका आज भारत के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है कि भारत इंडो पैसिफिक के अंदर हमारे साथ काम करेगा। अमेरिकन नेवी भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगी लॉजिस्टिक्स के लिए। जी हाँ, इतना तक बोल दिया पीट हेग्सेथ ने। तो ठीक है, हमारा एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है अमेरिका के लिए। अब वो वॉर टाइम में इस्तेमाल करने के लिए क्या हम वो चीज अलाउ करेंगे या कौन सी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था। और उसने एक और अजीब सी बात भी आज कही जो मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा। मैंने आपको बताया कि एक इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बोला उसने, ये नहीं बोला कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ऐसा क्या चीज होने वाला है जो हमारी एजेंसीज को पता है या क्योंकि एक कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी अजीब बिहेवियर सामने आ रहा है। हालांकि हमारी सरकार बॉलीवुड वालों को बोल रही है कि भाई आप चाइना का नाम मत लो फिल्म में, लेकिन कुछ तो यहाँ पे चाइना के साथ एक हॉस्टिलिटी चल रहा है। हालांकि आज हमारे एम्बेसडर बाय द वे चाइना में थे, उन्होंने एम्बेसी का एक वीडियो भी रिलीज किया चाइनीज लैंग्वेज में। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आज हुई हैं। तो इन चीजों को हम बहुत डिटेल में ट्रैक करते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और क्यूआर कोड आपके सामने, इसमें आप कंट्रीब्यूट करके आप कुछ इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है, इसलिए सपोर्ट बना के रखिए। हाइप का बटन भी दबा दीजिए, ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।